जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास और बाल विकास से संबंधित हम टॉप 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एमपी व्यापम की। आप एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटी ईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट एग्जाम यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरा वीडियो अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है, और ऑल पर क्लिक करें जिससे ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। आपको 4 विकल्प के माध्यम से उत्तर बताना होगा कि संवेग की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है। अब आप संवेग तो जानते होंगे, अब संवेग की उत्पत्ति किससे होती है आपको बताना है। आपके 4 विकल्प में पहला है आदतों, मूल प्रवृत्तियों, शारीरिक विकास, संप्रत्ययों के निर्माण से। तो जल्दी से आप अपनी कलम चलाएं और उत्तर बताएं कमेंट में। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों। किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से होती है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? संवेग के प्रकार हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, मूल प्रवृत्ति के हैं या फिर परिकल्पना के हैं? तो जल्दी बताएं, क्रोध और भय। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, संवेग। संवेग यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्रोध है और भय है ये क्या कहलाते हैं? संवेग कहलाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियों से। मूल प्रवृत्तियों से यानी कि जो क्रोध और भय हैं ये क्या है? संवेग हैं, और इनका जो इनकी जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है? मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। आपने पढ़ा होगा यह कथन निम्न में से किसका है? प्याजे साहब का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या फिर रॉस का है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको चयन करके बताना है। और दोस्तों, ये 20 प्रश्नों की सीरीज निरंतर चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, आपको मिलेगा बाल विकास स्पेशल वीडियो। ठीक है, तो ये इसका 8वां पार्ट है, इसके पहले 7 पार्ट आपको जरूर देखना है। और प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि वुडवर्थ, है ना? वुडवर्थ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये जो कथन है वो किसका है? वुडवर्थ साहब का है। अगला क्वेश्चन देखो। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। काय के माध्यम से? खेल के माध्यम से। तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न क्रमांक 4। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर 3, यानी कि संवेगात्मक विकास। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो ये उसका क्या है? संवेगात्मक विकास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है या फिर वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, यानी कि वह क्या है? संवेगात्मक रूप से क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। ठीक है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? आप पढ़ते हैं कि संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत दिया पियाजे साहब ने दिया। अब आपको पता होनी चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास? अब प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपको बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है
वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे साहब ने दिया, और संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ होता है वो होता है अभियोग्यता का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या है? प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है या फिर प्रत्यक्षीकरण है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रश्न क्रमांक 7। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा। क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है ना? जब हम प्रेरित होते हैं तो हम कार्य को आरंभ करते हैं, उसको जारी रखते हैं और उसे नियमित भी करते हैं। तो ए काय की प्रक्रिया है? प्रेरणा। प्रेरणा यानी जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो आपका प्रेरणा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है तो क्या है? अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार। प्रश्न क्रमांक तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वो क्या है? रुचि, यानी जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, रुचि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रेरणा है, समझ है, ज्ञान है या फिर स्वाध्ययन है। अगर बालक में क्रियाओं को नियमित करना है और उसमें रुचि उत्पन्न करना है तो कौन सा कारक सबसे उत्तरदायी माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रेरणा। प्रेरणा क्या है? रुचि को उत्पन्न करती है और बालक को क्रियाओं में नियमित बनाती है। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी हमने पढ़ा है कि कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? प्रेरणा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो आपका प्रश्न है कि एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि एक बच्चा है जो प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका अर्थ क्या है? कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है या फिर वह प्रतिभाशाली है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको बताना है। आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा है जो आपसे प्रश्न पूछता है, तो इसका अर्थ क्या है? तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि वह अधिक जिज्ञासु है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, यानी कि जानने की इच्छा रखता है ना? तो वह अधिक क्या है? जिज्ञासु है और विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण खाली स्थान नहीं है। क्या नहीं है? मध्यम नहीं है, समान नहीं है, उपयुक्त नहीं है या फिर एक जैसा नहीं है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उपयुक्त शब्द चयन करके आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, समान नहीं है। सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का जो वितरण है वो क्या नहीं है? समान नहीं है, यानी विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा क्या है? इसमें मानकीकृत परीक्षण होता है, इसमें करते हुए अधिगम होता है, इसमें डेटा आधारित अधिगम होता है या फिर इसमें मानकों के आधार पर अधिगम होता है। प्रगतिशील शिक्षा, आपने नाम सुना होगा प्रगतिशील शिक्षा, इसका है क्या ये प्रगतिशील शिक्षा? आपको पता तो होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें करते हुए क्या होता है? अधिगम होता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो क्या है? प्रगतिशील शिक्षा कहलाता है, प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर होगा 2। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? आपने वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ा है दोस्तों, जैसे हमने प्याजे का पढ़ा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वैसे ही हमने वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ा है। अब सामाजिक विकास के सिद्धांत में 3 जो प्रमुख इन्होंने विषय दिए हैं वो विषय कौन से हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, सामाजिक सहभागिता, परस्पर निर्धारणवाद, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, वैध परिधीय भागीदारी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र
परस्पर निर्धारणवाद, प्रोत्साहन और दंड, शास्त्रीय अनुकूलन, सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान संपन्न। तो इन्होंने जो 3 सिद्धांत दिए हैं उनमें से ये 3 सिद्धांत का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 4 यानी कि सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और अन्य अधिक ज्ञान संपन्न। ये 3 जो सिद्धांत हैं, 3 जो विषय हैं, वो आपके बिल्कुल इसकी सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष विधि को किस रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, प्रेरणात्मक दृष्टिकोण, प्राकृतिक विधि या फिर अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक विधि। प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान को मापने के लिए क्रम निर्धारण मान रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए रेटिंग स्केल का जो उपयोग किया जाता है वो किसको मापने के लिए किया जाता है? बुद्धि को, अभिवृत्ति को, कौशल या फिर उपलब्धि को? प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को मापने के लिए रेटिंग स्केल यानी कि क्रम निर्धारण मान का उपयोग किया जाता है। रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है अभिवृत्ति को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से क्या व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है? व्यक्तित्व आपने पढ़ा होगा व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व का लक्षण कौन सा नहीं है? विचार भावना, अंकन आंकना समझना, संवेदना, अंतः प्रज्ञा या फिर कद रंग। तो व्यक्तित्व का लक्षण कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 16। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कद और रंग, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही है। ये व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। बाकी विचार भावना, आंकना समझना, संवेदना, अंतः प्रज्ञा, ये सारे के सारे व्यक्तित्व के लक्षण माने जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जब कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है तो किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित करता है? किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित कर रहा है? सामान्य अवधान, चयनात्मक अवधान, समकालिक अवधान या फिर विभक्त अवधान। जब कोई बालक है, एक बच्चा है जो अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है तो वो किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित होता है? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हमें बताना है। तो आपने बिल्कुल सही चयन किया है, चयनात्मक अवधान, यानी जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो सही हो जाएगा। जब कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है तो वो चयनात्मक अवधान को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही होगा। एक व्यक्ति खाली स्थान के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। किस अवस्था में करता है? बचपन में, किशोरावस्था में, पश्च बचपन में या फिर शैशव में? एक व्यक्ति है जो खालिस्तान के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका जो प्राप्त करता है वो किस अवस्था में करता है? प्रश्न क्रमांक 18। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक व्यक्ति किशोरावस्था के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्न में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है? किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता के अध्ययन करने के लिए किया जाता है? अवलोकन विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, सर्वेक्षण विधि का या फिर केस स्टडी विधि का? थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है और सही उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? केस स्टडी विधि, है ना। यहाँ पर पूछा गया था कि किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है उसके व्यवहार उसकी समग्रता का जो अध्ययन करने के लिए किया जाता है, तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? केस स्टडी विधि, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है
वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए है। कौन सी तकनीक है जो व्यक्तित्व का आकलन करती है। रोरसा, स्याही धब्बा, साक्षात्कार, प्रश्नावली या फिर प्रेक्षण। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रोरसा, स्याही धब्बा। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए जो है उपयोग की जाती है, तो वो है कौन सा, रोरसा, स्याही धब्बा। यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा और आप लोगों ने भी बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अब 20 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है और आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से जुड़े रहें। ये बाल विकास की सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर ली है और ये प्रश्नों को आपने कंप्लीट किया है और आपसे बन रहे हैं तो निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट में लिखना है कि तनाव और तूफान की अवस्था खालिस्तान अवस्था को कहा जाता है। आपने बहुत पढ़ा है ना, स्टैनले हॉल साहब ने परिभाषा दी है। बाल्यावस्था को, बचपन को, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था को किस अवस्था को कहा जाता है, तनाव और तूफान की अवस्था। जल्दी से आपको कमेंट में जरूर लिखना है। सभी लोग शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और कोई भी डाउट आपको लगता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है, IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप के लिए। ठीक है, ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी आपको जुड़ना है, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है दोस्तों। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और शेयर अवश्य करें। ठीक है, जय हिंद।